नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित उपेंद्र देव पांडे आपके अपने YouTube चैनल सिद्ध एवं चमत्कारी उपाय व रोचक जानकारी में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको ज्योतिष के संबंध में कोई विशेष जानकारी चाहिए या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या नवीन कुंडली का निर्माण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को देख करके आप स्वयं से भी कुंडली बनाना सीख सकते हैं, देखना सीख सकते हैं। तो आइए आज एक रोचक विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ रोचक जानकारी में। तो इस माध्यम से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको सर्वप्रथम दिख रहा होगा राशि के तत्व, ग्रहों के तत्व। आज हम बताएंगे ग्रह ऊंच और नीच क्यों होते हैं, इनको ऊंच नीच कहा ही क्यों जाता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बस बहुत ही सूत्रात्मक विधि से बताने का आपको प्रयास करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके, और जो है कमेंट में कोई विशेष जानकारी समझ में आती है या कोई आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए, तो अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो सर्वप्रथम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो लिखा हुआ है राशियों के तत्व के बारे में, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आपको इसी क्रम में कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट करने की आवश्यकता है इस पॉइंटों को। तो 1 2 3 4 यहाँ लिखने के बाद फिर ऊपर से 5 6 7 8 इसी क्रम में फिर 9 10 11 12 लिख लेंगे। और फिर इधर देखिए, जैसे 1 5 और 9 नंबर की जो गिनती है, यानी जो राशि बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो ये आप देख पा रहे होंगे, अग्नि तत्व हो जाएगा। 2 6 10 पृथ्वी तत्व हो जाएगा। और इसी क्रम में 3 7 11 वायु तत्व हो जाएगा। और 4 8 12 ये जल तत्व की राशियाँ हैं। इसी हिसाब से आप कंसीडर करेंगे। मैंने अगले वीडियो में बता दिया है, आप पहले क्रम से मैंने बता दिया है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, इसी हिसाब से जो मैंने बताया है उस क्रम से आप इनको याद कर लेंगे। अभी ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपको पहले वीडियो मिल चुका है, उसमें आप देख लेंगे तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप उंगलियों पे करना चाहते हैं तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, फिर ऐसे 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें ऐसे ही बिठा लेंगे। तो इसमें क्या कर लेंगे, इन उंगलियों में आपको बिठा लेना होगा आ पा वा और जा, यानी अग्नि वाला आ, पृथ्वी वाला पा, वायु वाला वा और जल वाला जा। इस क्रम से आप इन उंगलियों में जब बिठा लेंगे तो आसानी से क्रम से आपको याद हो जाएगा। मैंने कह दिया है कि उंगलियों पे ही आपको ज्योतिष सिखा दूंगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आइए, अगला आप देख पा रहे होंगे 9 ग्रहों के तत्व। तो आप देखेंगे तो सर्वप्रथम आपको दिख रहा है सूर्य। तो सूर्य क्या है, अग्नि तत्व। चंद्रमा जल तत्व, देख लीजिए क्रम से लिखा हुआ है स्क्रीन पे, नोट करते जाइए। मंगल हमारा ये भी अग्नि तत्व में आता है। बुध क्या है, पृथ्वी तत्व में आता है। और गुरु क्या है, आकाश तत्व। ये 2 स्वभाव की राशि है। जैसे देख लीजिए, आपको मैंने ये भी पहले वीडियो में बता दिया है कि चर स्थिर द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं। तो ये राशि जो है द्विस्वभाव राशि का स्वामी गुरु हो रहा है। तो ये आकाश आप देखते भी होंगे तो 2 तत्व होता है। जैसे यही आकाश जो होता है, ये हमारा जब जल सोख करके वायु बन करके आकाश में जाता है, पुनः फिर वर्षा होता है, यानी मेघ मंडल में वही वायु तत्व ही जल बन करके पुनः पृथ्वी पर आता है। तो इसलिए ये 2 स्वभाव राशि है। गुरु को आप यही ना माने, बहुत सारे लोग इस पे कमेंट करेंगे, तो मैं पहले ही इसको बता दे रहा हूँ कि गुरु जो है आकाश और जल तत्व दोनों मान लीजिए, ठीक है।
अब अगला शुक्र को देखेंगे तो जल तत्व और शनि हमारा वायु तत्व का है। अब इसमें थोड़ा सा कारकत्वों पे इसको थोड़ा सा कैसे कंसीडर करते हैं, इनका कारकत्व क्या होता है। तो सूर्य को हम राजा की श्रेणी में गिनते हैं, चंद्रमा को रानी या उपराजा मान लीजिए, और मंगल को हम सेनापति, और बुध को जो है बालक यानी राजकुमार मानते हैं। और ये जो है क्या नाम, जो हमारे गुरु महाराज हैं, ये ज्ञान का प्रतीक है। तो सलाहकार या ज्ञानी जो भी आप कहना चाहें, मंत्री मान सकते हैं। और हमारे जो शुक्र हैं ये लग्जरी हैं, ठीक है। तो ये भोग सुख साधन सुविधा के लिए इनको जो है माना गया है, ठीक है। और शनि ग्रह जो हमारा है ये सेवक की श्रेणी में लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक था कि आखिर ग्रह उच्च और नीच क्यों होते हैं, ठीक है। उच्च और नीच होते ही क्यों हैं। अब आइए इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो इसको आपको मैं थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब आप ये चीज़ें, जब पहले जो मैंने राशि तत्व क्यों बताया, ग्रहों का तत्व क्यों बताया, इसीलिए मैंने बताया है कि आपको उच्च और नीच का अच्छे से समझ में आ सके। तो आपको इसमें समझना ये है, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए ग्रह नीच और उच्च क्यों, ऐसी कौन सी स्थिति होती है जो ग्रह उच्च और नीच हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, जैसे एक उदाहरण है, जैसे जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है, वो जिस वातावरण में पला बढ़ा है, जो लोग मान लीजिए शहर में रहते हैं और गर्मी में उनको गांव में कहीं रहना पड़ जाए, एसी में रहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगेगी, यानी वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे, यानी असुविधा उनको होनी है। तो इसी प्रकार चलिए अब आपको उदाहरण के तरफ ले चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का नेचर, मान लीजिए कोई चोर व्यक्ति है, तो वो अपने आप को अच्छा कहाँ फील करेगा, अपने ही वातावरण के लोगों के बीच में रहना, बैठना, उठना पसंद करेगा, वहीं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वकील है, तो वो अपने जब जज के सामने होगा बहस करने के लिए, तो वहाँ अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेगा, अच्छा फील करेगा। अगर कोई पुलिस है तो अपने थाने में अच्छा फील करेगा, महसूस करेगा, यानी उसको उसकी शक्ति का वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करने का जो है समय भी मिलेगा और कर भी सकता है। कैसे कोई डॉक्टर है तो वो अपने आप को अच्छा कंफर्टेबल कम महसूस करता है जब वो अपने क्लिनिक में होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं स्थान परिवर्तन हो जाए, किसी पुलिस वाले को आप हॉस्पिटल में भेज दीजिए और हॉस्पिटल वाले को पुलिस थाने में भेज दीजिए, तो कितनी परेशानी हो जाएगी, हैं। वो तो अलग बात है, लोग कहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा तालमेल बिठाने में बहुत समय लगता है, एडजस्टमेंट। हाँ, हो सकता है एक दूसरे के जब घर का परिवर्तन हो जाता है, यानी कभी हम कहीं जाते हैं आवश्यक कार्य से, तो कहते हैं भैया आप हमारा कार्य देख लीजिए, हम आपका देख लेंगे। तो ऐसा मतलब सलाह लेकर के हो सकता है, अगर हमारा आपका वैचारिक मतभेद ना हो। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको कुछ समझ में आई होगी थोड़ा बहुत। तो अब इसी हिसाब से ग्रहों की भी स्थिति होती है। जैसे जो मान लीजिए यहाँ पे मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको, सबसे पहले सूर्य का। सूर्य राजा ग्रह है तो उसी का ले लेते हैं, ठीक है। तो सूर्य को ले लेते हैं, तो सूर्य क्या है, अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है ना। हाँ, अब ये नीच कहाँ होता है, सूर्य नंबर 1 में यहाँ पे मेष राशि में उच्च का होता है, ठीक है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, और यही ये 7 नंबर पे तुला में नीच का हो जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए। तो अब ये आप देख लीजिए, अब वहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। तो 7वीं राशि कौन सी है, वायु, जल वायु पृथ्वी तत्व मैंने लिख दिया हुआ है, तो इसको आप आसानी से जान जाएंगे। तो आप देख लेंगे, तो यहाँ पे ये वायु तत्व है, 7 नंबर की जो है, ये देख लीजिए वायु तत्व है। ये देख लीजिए, ये तुला राशि वायु तत्व में आती है। तो आप इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं
कि ये आपका सूर्य यहाँ नीच क्यों होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, कोई भी ग्रह जहाँ अपने स्थान पे उच्च होता है, ठीक वहीं से 7वें भाव में जा कर के वो नीच का हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे सूर्य अगर मेष राशि में 1 नंबर की गिनती पर 10 डिग्री का उच्च होता है, ठीक है, उच्च होता है, तो यही 7 नंबर पे जब 10 डिग्री पे आएगा तो ये नीच हो जाएगा। यही प्रक्रिया सभी ग्रहों की है प्रायः, कि जो भी ग्रह अपनी राशि में यानी जिस स्थान में, अब आपको आगे वीडियो लंबा हो जाएगा, हम दूसरा वीडियो लाएंगे तो उसमें बता देंगे कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पे उच्च का और नीच का होता है, अलग अलग होता है। जैसे चंद्रमा 3 डिग्री पे होता है वृष राशि में उच्च, और वृश्चिक में वही जाके 3 डिग्री पे ही जो है नीच का हो जाता है। अब मंगल मान लीजिए मकर में जब 10 नंबर की गिनती पर आपकी कुंडली में 28 डिग्री का है तो समझ लीजिए वो उच्च का है, उच्च का फल आपको देगा। और यही कर्क में वो हो जाए जब, तो कर्क में जब हो जाएगा तब आपको वो फल नहीं, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। 28 डिग्री का जब होगा तो वो नीच जो है, कोई भी आपको ज्योतिषी को कुंडली दिखाएंगे तो वो नीच का उसमें कंसीडर वही करेगा ग्रहों को कि ये नीच का है मंगल। तो अब ये नीच और उच्च, अब ये देखिए समझने का, मैं यहाँ आपको जो कहानी बता रहा था तो उसमें आपको समझना ये है, बीच में समझाना था तो मैंने समझा दिया। तो अब मान लीजिए सूर्य मेष में उच्च का हुआ, तो ये मेष राशि क्या है, देखिए 1, 5, 9 नंबर की गिनती जो आपके कुंडली में कहीं भी है तो ये मान लीजिए अग्नि तत्व की है, यानी इनमें अगर सूर्य है तो ठीक है, इन राशियों में अगर सूर्य है तो अब मान लीजिए सूर्य आपका इसमें भी है 9 नंबर यानी गुरु के घर में, तो वहाँ भी अच्छा रिजल्ट देता है, वो भी अग्नि तत्व की राशि है, वहाँ भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है, वो वहाँ भी आपको ख़राब नहीं। मित्र की यानी अब राजा का मंत्री से सलाह लेना बहुत अच्छा हो जाता है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं रहेगी। और यहाँ देखिए ये मंगल क्या है, सेनापति है, ठीक है। एक राजा को क्या चाहिए, उसके किले की घेराबंदी सुरक्षा ही तो उसको चाहिए ना, तो वो सारी चीज़ें, यानी गुरु भी अच्छा है और ये दोनों ग्रह जो हैं ये अपने पहले घर को ही मूल त्रिकोण मानते हैं। मैंने मूल त्रिकोण राशि का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, थोड़ा वॉइस कंफर्टेबल नहीं है तो उसको थोड़ा सा अगर कहीं एकांत में सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये आपका जो मंगल है ये आपका क्या है, सेनापति है। सूर्य क्या है, 5 नंबर की, वो स्वयं की राशि में रहेगा, अगर 5 नंबर की गिनती में है तो अग्नि तत्व में ही रहेगा। अब मान लीजिए तीनों आपके सूर्य के लिए अच्छा हो गया, मेष में गया तो बहुत बढ़िया उच्च का हो गया, और अगर स्वराशि में है यानी 5 नंबर की उसकी स्वयं की गिनती है, स्वयं का घर है, उसमें भी है तो वो स्वराशि का है। और इसी प्रकार से अगर वो 9 नंबर की गिनती में लिखा है यानी गुरु के घर में बैठा हुआ है तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि एक राजा है और वो राजा अपने राज को कब अच्छा महसूस करेगा, जब वो कहीं कहाँ होगा, अपने किले में होगा, सेनापति से मंत्रियों से बढ़िया व्यवस्थित होगा, यानी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। लेकिन यही राजा आपका अगर कहीं मान लीजिए 7 नंबर क्या है, सूर्य की है, सॉरी शुक्र की है, 7 नंबर गिनती, 7 नंबर की जो तुला राशि का स्वामी है वो कौन है, शुक्र है। तो शुक्र क्या है, शुक्र क्या है, भोग है, लग्जरी है, साधन से। अब मान लीजिए राजा कहीं आकर के भोग और विलास में फंस जाए तो उसका क्या होगा, राज तहस नहस हो जाएगा, यानी राजा के लिए वो जगह ठीक नहीं है, एक बात। और दूसरी बात आप ये मान लीजिए, जैसे अब इसमें देखेंगे तो जो कहानी के माध्यम से हम बताना चाहते हैं तो उसमें भी यही तत्व निकल के आ रहा है कि अग्नि और वायु का कहीं भी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं बन रहा है, कम्युनिकेशन बन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अग्नि जल रही है और उसका वेग है
तो जब वायु आएगी तो वो अपना अस्तित्व खो देगा, यानी वायु के साथ बहाव में बहने लगेगा। राजा ऐसे जब अपना स्वभाव में क्या होगा कि वो खाने पीने में ही सारा कुछ सुख सुविधा में अपने भोग में जीवन व्यतीत करने लगेगा तो राज नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे जब दूसरों वायु जब उसको बहा ले जाएगी अपने साथ, अग्नि को अपने साथ वेग में ले जाएगी, तो उसका अस्तित्व नहीं रह जाता है, पहली बात। और दूसरी बात ये मान लीजिए, इसमें ये अपने आप को रोक नहीं सकता है। क्यों? अगर मान लीजिए वायु तेज हुई तो अग्नि बुझ भी सकती है, और अगर बुझी नहीं, अग्नि का प्रचंड तेज ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि जो है आपका जो अग्नि तत्व वाला ग्रह है ये जो है बह जाएगा उसी बहाव में, यानी अपने आप को अस्थायित्व किसी भी प्रकार से दे नहीं पाएगा। यही आपको उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो ये ग्रहों के उच्च और नीच का थोड़ा सा मैंने कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो आप देख रहे होंगे तो ये इसी प्रकार से है। मान लीजिए चंद्रमा है, आप कहेंगे चंद्रमा जो है, अब आप देखेंगे तो वृष राशि में जा कर के उच्च का हो जाता है, और इसकी स्वयं की राशि जो है वो 4 नंबर की है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पृथ्वी और जल 2 चीज़ें मिले हैं। लेकिन एक चीज़ ये आप देखिए, एक बात यह है कि पृथ्वी भले ही जल को सुखा लेती है लेकिन उसको अपने पास रखती है। जब ज़्यादा जल होगा तो सोख करके रखेगी और पुनः हमको प्रदान करती है, यानी उसका कोई, भले ही उसका उतना अस्तित्व नहीं रहता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको अच्छा ही फील होगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जैसे जो आप देख रहे हैं ये जो जल तत्व का ग्रह भी है, यानी शुक्र जो है ये जल तत्व का स्वामी है। आप देख रहे होंगे शुक्र के आगे जल लिखा हुआ है, हमने इसीलिए बताया था ग्रहों के तत्व के बारे में भी। तो यहाँ ये चंद्रमा क्या है? जल तत्व है। चंद्रमा भी जल तत्व का है और शुक्र भी जल तत्व का है, यानी इन दोनों का मिलता है। लेकिन कभी कभी इसमें गड़बड़ भी हो जाता है। गड़बड़ क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक ही बात को आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 8 नंबर की गिनती पे चंद्रमा जा करके और नीच का हो जाता है, ठीक है। अब ये भी जल तत्व की राशि है, यहाँ भ्रम है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, समझाने का प्रयास इसीलिए कर रहा हूँ। मान लीजिए पहले से कहीं जल भरा हुआ है, अब यहाँ मान लीजिए जल है और यहाँ से बाढ़ आ जाए, तो ये जल तो था, ये सेफ था, सुरक्षित था, पीने लायक था भाई, कुआं बावड़ी जो भी है। पहले अब तो नल चल गया है और शहरों में तो बहुत बढ़िया वाटर सप्लाई की व्यवस्था है। मैं गांव की प्रक्रिया में अगर बताऊं तो मान लीजिए कुआं बावड़ी जो कुछ है, यहाँ पे जब बाढ़ का पानी आएगा तो इस पानी को गंदा कर देगा, यानी इसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म कर देगा। जल तत्व का होते हुए भी इसका अपना कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो इसलिए वो भी देखा जाता है समय के अनुसार, ठीक है, समय के अनुसार कैसा कम्युनिकेशन बनता है, कहाँ पे कैसा कब एडजस्टमेंट हो जाता है। तो मैंने ग्रह मित्री में आपको बताया है कि तत्कालिक मैत्रिता भी होती है, शत्रुता भी होती है। उन सारी चीज़ों को ही लेकर के आप कंसीडर करेंगे कुंडली में कोई चीज़। ऐसे करेंगे तो आप जब तक आधा अधूरा ज्ञान रहेगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है, तभी किसी बात को आप कह सकते हैं। क्योंकि दूसरा भाव हमारा जो है ये धन का है और यही मारक भाव भी है, और 7वां हमारे जीवन साथी का है। तो यानी एक भाव से कई चीज़ें देखी जाती हैं और उन सारी चीज़ों को देख करके जो निचोड़ होता है तब हम किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं। फिलहाल आप ये जान लीजिए नीच का ग्रह कभी भी कुंडली में अच्छा नहीं होता है। साथ ही साथ कहीं कहीं 6, 8, 12 के जो ग्रह हैं आपको बताते हैं कि बहुत ख़राब माने जाते हैं। लेकिन अगर ये इन भावों के जो स्वामी हैं अपने घर में ही बैठ जाएं तो उतना नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कोई बुरा व्यक्ति है, अगर उसको ज़्यादा दूर तक ना जाने दिया जाए, क्योंकि जहाँ जाएगा कोई रोगी हो, जैसे मान लीजिए कोरोना चला था और अभी आई फ्लू भी चल गया था, यानी जब कोई बीमार है और वो बीमार होकर दूसरे के पास जाएगा तो वहाँ भी वो बीमारी प्रदान करने वाला होगा, यानी कहीं ना कहीं से वो नुकसान दे ही देगा। तो उसका अपने घर पे रहना ही उचित रहता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने
होम क्वारंटाइन करने के लिए सब लोगों को बोला घर में रहो, सुरक्षित रहो। तो जो ग्रह बुरा हो गया है पहले से, नीच का या बुरा प्रभाव दे रहा है, तो अगर वो उसी स्थान पे रहे तो अच्छा है, उसका अलग जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिए इस वीडियो को, और कमेंट में कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिए। कोई कमी रह गई हो या कोई बात ना समझ में आई हो सकता है बोलने कहने में कुछ इधर उधर हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हो सकता है आपकी इसमें कोई विशेष राय हो तो आप दे सकते हैं। स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए और वीडियो को देखने के लिए। जो लोगों ने वीडियो देखा सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, सभी को प्रणाम। फिर मिलेंगे नए विषय वस्तु के साथ अगला वीडियो लेकर के। तब तक के लिए सभी को शांति शांति शांति।